हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी है इजी और मैं हूं आपकी दोस्त सनीता सरकार। और आज के सेशन में हम सीटेट एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चंस है उन्हीं को सॉल्व करने वाले हैं। ये मेरी सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की फोर्थ पार्ट है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। सो हमारा इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिकल ट्विन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, लेट मी टेक a color. Okay. So the question is, identical twins are produced by, and the options are asexual reproduction, fertilization of two eggs, fertilization of one egg by two sperms, fertilization of one egg by one sperm. So the correct answer to this question is actually option number 4. क्यों? आइए देखते हैं हमारा explanation. So let me take a color here once again. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट स्प्लिट्स इनटू टू। सो जब स्पर्म और एग इन दोनों का फ्यूजन होता है तो तब हमको 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का ये जाइगोट मिलता है, ठीक है। फिर ये जाइगोट जब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तब जाके हमको आइडेंटिकल ट्विन्स मिलते हैं। और एक जो नया पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, आइडेंटिकल ट्विन्स शेयर द सेम जीनोम्स एंड आर ऑलवेज ऑफ द सेम सेक्स। सो आइडेंटिकल ट्विन्स की जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो सेम होती है, प्लस जो बच्चे पैदा होते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो सेम सेक्स के होते हैं। मतलब अगर ट्विन्स है, आइडेंटिकल ट्विन्स है, तो या तो वो दोनों ही बॉय होगा या फिर दोनों ही गर्ल होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स फोकस ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, व्हाई डज अ मेटल डोर नॉब फील cooler than a similar plastic knob on a cold day? And the options are, metal is better absorber of heat than plastic, metal is better conductor of heat than plastic, plastic is a better radiator of heat than metal, plastic is better absorber of heat than metal. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, और जो प्लास्टिक है ये एक इंसुलेटर है, ये आपको याद रखना है। और जो मेटल्स होते हैं दे आर द कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो हीट को अपने थ्रू पास होने देते हैं, पर जो इंसुलेटर है वो हीट को अपने थ्रू पास होने नहीं देते हैं। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मेटल इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन प्लास्टिक। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि इसका आंसर का कोई एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दिया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 73। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन है ये असर्शन और रीजन का है। सो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि क्वेश्चन एक्चुअली बोल क्या रहा है। सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो असर्शन कह रहा है अल्ट्रासाउंड इज इनऑडिबल टू ह्यूमंस, और जो रीजन दिया गया है, द ह्यूमन ईयर हैज अ रेंज ऑफ हियरिंग बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। सो ये जो रीजन है दिस इज करेक्ट। और अल्ट्रासाउंड इज इनऑडिबल टू ह्यूमंस, जो ह्यूमंस होते हैं वो अल्ट्रासाउंड जो होती है इसको नहीं सुन पाते हैं। तो देखिए असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और जो रीजन यहाँ पे दिया गया है वो बहुत ही सही तरीके से असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 1, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है इस क्वेश्चन का वो क्या है। जो अल्ट्रासाउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 20 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी ऑडिबल रेंज, मतलब हमारी कान किस रेंज की जो साउंड है सुन पाती है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में, तो पढ़ लिया जाता why is a lightning conductor installed on a building? So आपने देखा ही होगा कि कोई भी जो इमारत होती है, कोई भी जो बिल्डिंग होती है वहां पर एक लाइटनिंग कंडक्टर फिक्स किया रहता है। सो उसका पर्पस क्या है? ऑप्शन 1 कह रहा है इट रिपल्स द लाइटनिंग बिफोर इट फॉल्स ऑन द बिल्डिंग। 2 is saying it forces the lightning to fall in an area where there is no buildings.
Third one is saying it conducts electric charge on the ground when lighting strikes the building. Fourth option is saying it collects the electric power present in the lightning. So actually जो lightning conductor होता है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि ये लिखा हुआ है conductor, so it will allow electricity to pass through it. जो बिजली है वो इसके थ्रू पास कर जाएगी, पास करके कहाँ जाएगी, ग्राउंड में जाएगी. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, द इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ग्राउंड व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स द बिल्डिंग. सो बिल्डिंग को किसी भी तरह की हानि होने से बचाता है ये लाइटनिंग कंडक्टर. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3. मैंने यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए. क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? Severe burn injuries are likely to be caused by fire accidents while wearing synthetic fabric rather than natural fabric as synthetic fiber. So यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो severe burn injuries होती है वो ऐसी एक्सीडेंट्स में होती है, ऐसी फायर एक्सीडेंट्स में होती है जहां पर किसी इंसान ने सिंथेटिक कपड़े पहने हुए हैं rather than natural fabric. So ऐसा किस लिए है? First of all, ऑप्शन 1 इज सेइंग बर्न्स इनटू एश. सो सिंथेटिक फैब्रिक राख में बदल जाती है जलने पर. बर्न्स इनटू लिक्विफाइड एंड वेपोराइजेड. सो ये जलकर एक लिक्विड जैसी कोई चीज बनाती है, फिर वो वेपोराइज हो जाती है. ऑप्शन 3 इज सेइंग बर्न्स इनटू फ्लेम एंड ऑप्शन 4 इज सेइंग बर्न्स इनटू स्टिकी लिक्विड. सो जैसे कि आपने ये सुना ही होगा, आपके घर में अगर कोई एल्डर पर्सन है तो वो कहते हैं कि कभी भी सिंथेटिक फैब्रिक या सिंथेटिक क्लोथ्स पहनकर कुकिंग नहीं करनी है, फिर पटाखे नहीं जलाने हैं, क्योंकि these fabrics burn into sticky liquid. So अगर इसमें आग लग जाएगी ना तो ये sticky liquid छोड़ने लगते हैं जब ये जलते हैं, और वो लिक्विड हमारी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं. सो जिस वजह से जो बर्न इंजुरीज है वो बहुत ही भयानक हो जाती है. सो ये आपको ध्यान में रखना है. सो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, इट बर्न्स इनटू स्टिकी लिक्विड. इनके एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दिए क्योंकि इनके जो आंसर है वो डायरेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 ऑफ टुडेज सेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ मिक्सचर्स. सो मिक्सचर्स तो आपको पता ही है कि जहाँ पे एक या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मिक्सचर ऑफ सैंड, आयरन फाइलिंग, सॉडस्ट, राइट. सो इस तरीके के मिक्सचर्स को आपको ढूंढ के निकालना है फ्रॉम ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4. सो पहले वाले ऑप्शन में है एयर, वाटर, वुड. वाटर यहाँ पे मिक्सचर नहीं है. वुड, सॉल्ट एंड सैंड. ओके, सॉल्ट, सैंड एंड वाटर. यहाँ पे फिर से वाटर मिक्सचर नहीं है. वुड, एयर एंड सैंड. सो यहाँ पे वुड भी मिक्सचर है, एयर भी मिक्सचर है, क्योंकि एयर में तरह तरह के गैसेस पाई जाती है, डस्ट होती है, स्मोक होती है. और जो सैंड है वो भी मिक्सचर ही होती है, क्योंकि सैंड पार्टिकल्स के साथ साथ छोटे छोटे स्टोन्स, पेबल्स भी पाए जाते हैं. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, और यहाँ पर भी डायरेक्ट आंसर ही दिया हुआ है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है. ठीक है. सो यहाँ पर पूछा गया है, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स 360 मीटर्स इन 2 मिनट्स. सो एक जो साइक्लिस्ट है वो 360 मीटर्स ट्रैवल कर सकता है 2 मिनट में. सो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. तो इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आया वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड. कैसे आंसर आया आइए देख लेते हैं. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. सो जो डिस्टेंस है वो मेरा मीटर है, राइट. और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो यूनिट ऑफ स्पीड दी गई है ना वो सभी मीटर पर सेकेंड में दी गई है, पर मेरे को यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो मिनट में दिया गया है. इसीलिए मैंने क्या किया है, जो टाइम 2 मिनट्स था उसको मैंने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो ऑप्शंस है आंसर में वहां पे यूनिट मीटर पर सेकेंड में दिया गया है. सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो हमको पता ही है ये फॉर्मूला. फिर मैंने जो डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करने के बाद जो मेरा आंसर आया दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड. सो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3. नाउ लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 78. यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कॉनकेव मिरर से रिलेटेड. सो चलिए देख लेते हैं. द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर.
सो किसी एक कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है. At what distance from the concave mirror could the object placed to produce a virtual image of the object? So concave mirror से कितना दूर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें ताकि जो इमेज बनेगी वो एक वर्चुअल इमेज बनेगी. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1. किस लिए, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन से बताती हूँ. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो कॉन्केव मिरर होती है वो concave mirror form a virtual, erect and magnified image when an object is placed between the pole and principal focus. So जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर ये एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, सो इसका जो पोल है वो इधर पे है, राइट, दिस इज पोल, और उसका अगर फोकस यहाँ पे है, ठीक है. सो अगर हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, मतलब वो स्क्रीन पे आएगी और वो इरेक्ट भी होगी और मैग्नीफाइड भी होगी, ठीक है. अब हम देख लेते हैं फोकल लेंथ किसे कहा जाता है. फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर. सो जो फोकल लेंथ होता है वो पोल और फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर के बीच का डिस्टेंस होता है. सो जो फोकल लेंथ है वो है प्रिंसिपल और फोकस के बीच का डिस्टेंस. सो जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर हम जो प्रिंसिपल है और जो पोल है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस कहलाता है हमारा फोकल लेंथ. सो अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे जो फोकस है और जो पोल है इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमको वो डिजायर्ड इमेज मिलेगा, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 10 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ हमको दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर. सो 20 सेंटीमीटर के पहले, ठीक है, जो 20 सेंटीमीटर है उसके बीचों बीच कहीं पे हमको ऑब्जेक्ट रखना है ताकि हमें वर्चुअल इमेज मिले. अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर. क्वेश्चन नंबर 79 में कहा गया है व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट द आयरन डस्ट स्टिक्स. अच्छा, सो जब बार मैग्नेट को हम किसी आयरन डस्ट के करीब लाते हैं तो ये जो आयरन डस्ट है वो कहाँ, किस पार्ट में बार मैग्नेट के स्टिक होती है? मोस्टली एट द मिडल, ओनली एट द मिडल, इक्वली एवरीवेयर, मोस्टली नियर टू एंड्स. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बहुत ही इजी है, वो है मोस्टली नियर टू एंड्स, क्योंकि किसी भी बार मैग्नेट की जो दो एंड्स होती है वहीं पे उसके पोल पाए जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है. सो देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि जो मैग्नेटिक पोल्स होती है ना वो एकदम बार मैग्नेट के टू एंड्स में ही सिचुएटेड होती है. और मैंने यहाँ पर एक बार मैग्नेट का पिक्चर भी दिया हुआ है और यहाँ पे जो मैंने ऐसे डॉट डॉट बनाई हुई है ये दिखाया है कि जो आयरन फाइलिंग्स है या जो आयरन की जो डस्ट है वो इन दो पोल रीजन में ही स्टिक करेगी. ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 80 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पर पूछा गया है ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट 4 मीडिया एज फॉलोज. सो ए रिप्रेजेंट कर रहा है एयर, बी रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर, सी रिप्रेजेंट कर रहा है आयरन, डी रिप्रेजेंट कर रहा है वैक्यूम. सो इन विच ऑफ द अबव मीडिया द स्पीड होगा, ओके, ये होगा स्पीड. Speed of the sound is least and maximum respectively. So किस मीडिया में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कम होगा और किस में मैक्सिमम होगा? So ये आपको ध्यान में रखना है कि जो गैस होता है ना इसमें स्पीड ऑफ साउंड होता है लीस्ट, और जो सॉलिड्स होते हैं इसमें स्पीड ऑफ साउंड होता है मैक्सिमम. सो आउट ऑफ ऑप्शन मतलब यहाँ पे जो ए बी सी डी दिया हुआ है यहाँ पर जो गैसियस मीडिया है वो है एयर. सो हमारा लीस्ट स्पीड होगा ए में, सो हमको ए वाला मिल गया. मैक्सिमम होगा आयरन में बिकॉज आयरन इज सॉलिड. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए एंड सी. सो आइए देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड्स में मैक्सिमम होती है, लिक्विड्स में बिटवीन सॉलिड्स एंड गैस,
गैस में एकदम कम होती है और वैक्यूम में तो साउंड ट्रैवल ही नहीं करती, सो इट इज 0। सो ऑर्डर क्या है स्पीड ऑफ साउंड का? सॉलिड्स में सबसे ज्यादा, लिक्विड्स में सॉलिड से थोड़ा कम, और गैसेस में तो बिल्कुल ही कम होती है। इसके साथ आज मैं अपना सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, और अगर आप कोई भी फीडबैक मुझे देना चाहे या आपको कुछ भी मुझसे कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा इस तरह का पढ़ाना समझाना पसंद आ रहा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। टिल देन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग विद बायोलॉजी है इजी।